अच्छा, लॉ में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। चैप्टर नंबर 4 है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। इसमें हम लोग सेक्शन 43 से लेके सेक्शन 72 तक कवर करते हैं। सेक्शन 43 से लेके सेक्शन 72 तक जो नोट्स तुमको दिया जा रहा है वही नोट्स पढ़ना, वही लिखना। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 62, राइट इश्यू अंडर सेक्शन 62, राइट इश्यू अंडर सेक्शन 62। ठीक है, तो देखो एक एक करके सब बढ़िया से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। अच्छा, सबसे पहले सेक्शन अंडर सेक्शन 62 का क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनेगा। ये सेक्शन जो है ना, राइट इश्यू है। राइट इश्यू क्या बोला, सुन ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, whenever any company comes out with the further issue of shares, it must be offer। माने कोई कंपनी शेयर्स इशू करना चाहता है, मैंने एक बार कर लिया फिर से फर्दर इशू करना चाहता है। फर्दर का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, दोबारा इशू करना चाहता है। फर्दर इशू का मतलब होता है दोबारा इशू करना चाहता है, एक बार कर चुका फिर से करना चाहता है। क्या लिखा है पॉइंट नंबर ए में, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू PUSC माने पेड अप शेयर कैपिटल एज नियरली एज सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले अगर कोई कंपनी फर्दर इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ऑफर करना पड़ेगा, किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर कंपनी फर्दर शेयर इशू करना चाहता है तो सबसे पहले ऑफर किसको करेगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, कैसे इशू करेगा, उसका पेड अप शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन में, उसका पेड अप शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन में, मतलब जितना शेयर कैपिटल है वो देखेगा और जितना इशू करना चाहता है उसका रेशियो देखेगा, रेशियो देके करेगा। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा, फिर देख तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 अंडर सेक्शन 62 का सब सेक्शन 1 क्लॉज ए पर है हम लोग। फिर क्या बोला पॉइंट नंबर 1, अच्छा ये जो शेयर इश्यू हो रहा, ऑफर पीरियड जो रहता है मिनिमम 15 दिन का और मैक्सिमम 30 दिन का। ठीक है, मिनिमम 15 दिन का ऑफर और मैक्सिमम 30 दिन का। Exemption has been given in case of private company and IFSC public company that offer period can be less than 15 days। अच्छा, ऑफर पीरियड कितना रहता है, मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन। लेकिन एग्जेम्पशन मिला है प्राइवेट कंपनी और IFSC पब्लिक कंपनी को कि ऑफर पीरियड जो होगा वो मिनिमम जो 15 दिन वाला है उससे कम भी हो सकता है, कैन बी लेस देन 15 डेज इफ एग्रीड बाय एटलीस्ट 90% नंबर। अगर ये दो कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी और IFSC कंपनी का 90% नंबर मान लेगा तो 15 दिन से कम का भी ऑफर पीरियड हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला, unless the article otherwise provide renunciation is allowed partly also and fully also। renunciation का मतलब जैसे मान ले तू जो शेयर होल्डर है ना, मान ले तू जिस कंपनी में काम करता है, कंपनी क्या किया, फर्दर इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है तो तेरे को इशू करेगा। तू बोला मेरे को नहीं चाहिए, मैं किसी और को रिनाउंस कर रहा हूं। रिनाउंस का मतलब होता है राइट को ट्रांसफर करना, तो राइट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ, remaining unsubscribed shares will be disposed by BOD to the best of interest of the company। बाकी जो मान ले जो शेयर होल्डर ले लिया, जो शेयर होल्डर नहीं लिया, जो अनसब्सक्राइब है वो कौन ले लेगा, बैंक जो तेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग है वो कंपनी का जो बेस्ट इंटरेस्ट है, माने जिसको कंपनी को लगता है कि नहीं इसको मेरे को देना चाहिए, उसको वो दे देगा। समझ गया बात क्या बोले, हम फिर से बता रहे। देख सबसे पहले क्या बोले थे कि ये राइट इशू किसको किया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। पहला पॉइंट में क्या बोला है, मिनिमम 15 दिन मैक्सिमम 30 दिन। लेकिन ये एग्जेम्पशन दिया गया है किसको, प्राइवेट कंपनी को और IFSC पब्लिक कंपनी को कि 90% मेंबर एग्री कर जाएगा तो 15 दिन के अंदर में दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा पॉइंट बोला है कि आर्टिकल में क्या लिखा है कि रिनाउंसिएशन कर सकते हैं राइट इशू का। अच्छा, रिनाउंसिएशन माने जिसको दिया गया है वो अपने पास ना रख के किसी और को दे दे। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, तीसरा पॉइंट बोला है कि मान ले अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि जो अनसब्सक्राइब शेयर बचा हुआ है वो किसी और को देना चाहता है तो कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट में, मैंने कंपनी का जहां सबसे अच्छा भलाई होगा वहां वो दे सकता है। अच्छा, ये सारा जो था पॉइंट नंबर ए में था। फिर पॉइंट नंबर बी क्या बोला, टू एम्प्लॉय अंडर स्कीम ऑफ ESOP, अच्छा बाय पासिंग SR in GM फॉर प्राइवेट कंपनी IFSC कंपनी इंस्टेड ऑफ SR इट्स OR is G। अच्छा, मान ले अगर तू ESOP में शेयर इशू करना चाहता है, ESOP में, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, SR पास करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फॉर प्राइवेट कंपनी टू एम्प्लॉय अंडर ESOP बाय पासिंग SR in GM
for private company and IFSC public company instead of SR OR in GM। सीधा सा बात है, ESOP में सिंपल इशू करेगा तो SR in GM पास कर, और प्राइवेट कंपनी और IFSC पब्लिक कंपनी है तो SR नहीं पास होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पास होगा, OR पास होगा। समझ में आई ये बात? पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है? टू एनी अदर पर्सन बाय पासिंग SR in GM and valuation of shares to be done by registered valuer। अच्छा, SR in GM सब तो पास कर दिया, सब सही है, शेयर्स का वैल्यूएशन निकाल लेगा, वैल्यूएशन कौन निकालेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो होगा वो निकालेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 फिर सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? ऑफर लेटर शैल बी डिस्पैच बाय, ऑफर लेटर डिस्पैच होगा स्पीड पोस्ट के थ्रू या कैरियर के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू एटलीस्ट 3 days बिफोर द ऑफर पीरियड स्टार्ट। कुछ समझाने का नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया? कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स कन्वर्टेबल डिवेंचर लोन इनटू इक्विटी शेयर। कंपनी जो है अपना कन्वर्टेबल लोन डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन पीरियड दैट बिफोर इश्यू ऑफ सच कन्वर्टेबल डिवेंचर लोन SR in GM इज पास। माने कन्वर्शन तो कर सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्शन कर सकता है डिवेंचर वगैरह सब में, लोन वगैरह सब में, लेकिन इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? SR in GM। बड़ा बात के लिए SR, छोटा बात के लिए OR, ठीक है ना, क्योंकि SR में 75% वोट्स इन फेवर लगता है और OR में खाली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में खाली वोट्स इन फेवर ज्यादा होना चाहिए। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट कैन डायरेक्ट द कंपनी टू कन्वर्ट इवन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लोन व्हिच वर इशूड बाय द कंपनी टू गवर्नमेंट इनटू इक्विटी शेयर्स। गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है कि आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आप सीधा कन्वर्ट कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब एक्सेप्शन, इफ कंपनी फील्स एग्रीड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर देन within 60 days of receipt of such order it can apply to NCLT, and NCLT after hearing both the party shall pass such order as it deems to be fit। अच्छा, अब क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट इफ कंपनी फील्स एग्रीड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर, अगर कंपनी को लगता है कि नहीं गवर्नमेंट जो बोला है वो गलत बोला है, गवर्नमेंट का बात गलत है, तो ठीक है आप चले जाइए इंसाफ के लिए। कहां पे जाइएगा? इंसाफ के लिए NCLT के पास विदिन 60 दिन के अंदर में, ठीक है, और NCLT हियरिंग देने के बाद जो उसको सही लगेगा कर देगा। माने गवर्नमेंट को अगर लगता है, देख पहला पॉइंट में लिखा है 4 नंबर का पहला ऊपर लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कन्वर्शन करना है तो कर दे, और नहीं अगर कन्वर्शन अगर कर दिया और फिर कंपनी को लगता है कि नहीं गलत है तो आप NCLT के पास आइए, 60 दिन के अंदर में NCLT जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन आपको मानना पड़ेगा, कोर्ट जो डिसीजन लेता है मानना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ गवर्नमेंट विल पास ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 एंड विल गिव ड्यू रिगार्ड टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। हां, गवर्नमेंट कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन का भी बारे में बताएगा। फिर क्या लिखा हुआ? द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डीम्ड टू बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इश्यूड टू द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4। कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी वो इंक्रीज कर सकता है ऐसा बात नहीं है इंक्रीज नहीं सकते, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डीम्ड टू बी इंक्रीज, बढ़ जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इश्यूड टू द गवर्नमेंट। मैंने गवर्नमेंट को जितना से इशू किया उतना से वो क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। ये सेक्शन 62 था, बढ़िया से पढ़ लेना, एग्जाम में आता है, ठीक है, सेक्शन 62। अब आते हैं सेक्शन 63 क्या बोल रहा है, सुन। सेक्शन 63 में लिखा हुआ है कैपिटल बोनस इशू अंडर सेक्शन 63, बोनस इशू, ठीक है, या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या बोला, सुन, इट मींस इक्विटी शेयर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहां से बोनस लिया जाता है? फ्री रिजर्व से लिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। माने कंपनी जो बोनस देगा कहां से देगा? फ्री रिजर्व से देगा। अभी जो लोग अकाउंट्स में रिडम्पशन वाला चैप्टर पढ़ेगा उसको वहां पे दिखेगा, फ्री रिजर्व से देगा बोनस, सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस देगा और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR से बोनस देगा। नो बोनस शेयर कैन बी इशू फॉर रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स। जो रिवैल्यूएशन एसेट्स से जो प्रॉफिट होता है वहां से तुम बोनस नहीं दे सकता है। रिवैल्यूएशन एसेट से जो रिजर्व क्रिएट होता है वहां से तुम बोनस नहीं देगा। पॉइंट नंबर 3, फॉर्मेलिटीज क्या है? पहला बात, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज अदरवाइज ऑल्टर द आर्टिकल बाय पासिंग SR in GM। आर्टिकल में बोनस इशू के बारे में होना चाहिए और नहीं तो आर्टिकल को अल्टर करो SR in GM पास करके। बोनस शेयर कैन बी रिकमेंडेड बाय BOD। ऑफ कोर्स BOD बोलेगा तभी बोनस देना, नहीं तो मत देना। अब BOD कुछ भी बोले तो बोर्ड रेजोल्यूशन BR and BM पास करना। शेयर होल्डर कुछ भी बोले तो क्या पास करना है? SR in GM या OR in GM। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ बोले तो BR and BM। BR मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, BM माने बोर्ड मीटिंग। पॉइंट नंबर C, बोनस शेयर विल बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर पासिंग OR in GM। बोनस शेयर जो अप्रूव होता है वो शेयर होल्डर के थ्रू, कैसे? OR in GM में पास करके। कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ FD और डेब्ट सिक्योरिटी।
हाँ, बोनस देने से पहले ये चेक कर लेना कि आप किसी का पैसा डिफॉल्ट करके तो नहीं रखे हो, मारे तो नहीं हो पेमेंट का या कोई और डेब्ट का, ठीक है। कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, कहीं आपने कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज तो नहीं रखा है। कंपनी को बोलेगा ए कंपनी, कहीं तुमने कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज तो नहीं रखा है। भैया स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब पीएफ का पैसा किसी एम्प्लॉय का नहीं मार के रखे हो, या ग्रेचुटी का पैसा नहीं मार के रखे हो, या बोनस का पैसा कहीं तुम नहीं तो मार के रखे हो। अगर मार के रखे हो तो तुमको बोनस देने को नहीं मिलेगा। बोनस हमेशा फुल्ली पेड शेयर्स पे दिया जाता है। डिविडेंड के तौर पे बोनस मत देना। मान लो मेरा कोई शेयर होल्डर का डिविडेंड बचा हुआ है, हम उसको बोले हम तेरे को कैश नहीं दे पाएंगे, तू मेरे से बोनस ले ले, बोनस शेयर्स ले ले, ऐसा मत करना। बोनस शेयर कैन नॉट बी गिवन इन लिeu ऑफ डिविडेंड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपनी मस्ट सेटिस्फाई सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। और कंडीशन क्या है, कंपनी का जो शेयर कैपिटल डिवेंचर कंपनीज रूल्स प्रेस्क्राइब दैट बोनस शेयर ऑन रिकमेंड कैन नॉट बी विथड्रॉन। हाँ, एक बार अगर रिकमेंड कर दिया गया तो फिर उसको विथड्रॉ नहीं कर किया जा सकता है, ठीक है। रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दिया अगर तो उसको विथड्रॉ नहीं किया जा सकता है। समझ में आया बात क्या बोले, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखो एक एग्जांपल हम छोटा सा बोनस का बताते हैं। तुम्हारे पास इक्विटी शेयर था 50 लाख का, 50 लाख का इक्विटी शेयर कैसे बना, 5 लाख इंटू 10, ठीक है। तुम्हारे पास रिजर्व सरप्लस कितना था, 450 लाख का। तुम्हारा नेट वर्थ कितना हो गया, नेट वर्थ का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सारा नोट्स लिख के तब वीडियो सुनना लॉ में। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ेगा तो नेट वर्थ आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल 50 लाख, नेट वर्थ 4.5, रिजर्व एंड सरप्लस 4.5, तो नेट वर्थ 500 लाख। अब बोनस कितना देंगे, सुन मेरा बात सुन। हम बोले बोनस दे तू 1:1 का रेशियो में, 1:1 का रेशियो में। तो 1:1 का रेशियो में मतलब शेयर कैपिटल कितना है, 50 लाख। तो 50 लाख का मतलब, इसका मतलब क्या समझ में आता है तेरे को, बोनस देना पड़ेगा। तो बोनस देगा तू, अच्छा 50 लाख पे नहीं, नेट वर्थ पे, माने 5 लाख पे बोनस दे। तो बोनस देने का एंट्री क्या होता है, देख बोनस तो कैश से नहीं दे रहा, कैश से बोनस देता तो एंट्री करता बैंक टू शेयर कैपिटल। बोनस कहां से देगा, रिजर्व एंड सरप्लस, बोले ना रिजर्व एंड सरप्लस। तो एंट्री क्या पास करेगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कैसे निकालेगा, 5 लाख है ना, 5 लाख शेयर्स है तेरे पास, शेयर्स कितना है तो शेयर्स दे, 5 लाख शेयर्स है, 5 लाख शेयर्स 10 रुपया करके, तो 5 लाख इंटू 10 कितना हो गया, 5 लाख इंटू 10 करने से 50 लाख, 50 लाख, ठीक है। ये हो गया तेरा एक एग्जांपल है। अब सुन तेरा बैलेंस शीट, मतलब बोनस से पहले कितना था, बोनस से पहले ध्यान से सुनेगा, बोनस से पहले तेरा बैलेंस शीट कितना था, बुक वैल्यू था पर शेयर्स का 500 लाख था, और कितना शेयर्स था, 5 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 500 लाख बाय 5 लाख करने से कितना आता है, 100 रुपया पर इक्विटी शेयर, ठीक है। तू बोनस दे दिया, बोनस देने के बाद बैलेंस शीट कैसा होगा, बैलेंस शीट आफ्टर बोनस, इक्विटी शेयर कितना था, 50 लाख था, तो और 50 लाख का बोनस दिया, मैंने 50 लाख पहले से था, फिर 50 लाख आ गया, मैंने 100 लाख हो गया। रिजर्व सरप्लस में कितना था, 450 लाख था, वहां से 50 लाख चला गया, तो कितना बचता है, 400 लाख। टोटल नेटवर्थ 500 लाख ही होगा, लेकिन बुक वैल्यू में चेंज हो जाएगा। हम तेरे को यही बताना चाहते हैं कि बोनस देने से पहले बुक वैल्यू पर शेयर था 100 लाख, और बोनस देने के बाद बुक वैल्यू पर शेयर कितना हो गया, फिर से निकाल, फिर से देख, आफ्टर बोनस बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगा, 500 लाख, और उसको डिवाइड क्या करेगा, 500 लाख से डिवाइड किससे करेगा, कितना शेयर्स हो गया तेरे पास, शेयर्स कितना हो गया, शेयर्स हो गया तेरे पास अभी 10 लाख शेयर्स हो गया। अरे 5 लाख था, फिर 5 लाख दिया ना, 5 लाख था तो फिर 5 लाख दिया ना, तो तू डिवाइड करना, 500 लाख को 10 लाख शेयर से डिवाइड कर तो कितना आता है, 50 रुपया, 50 लाख पर शेयर। और बोनस देने से पहले बुक वैल्यू कितना था, 100। इसका मतलब बोनस देने के बाद में जो नेट वर्थ है सेम रहता है, लेकिन बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो जाता है, कम जाता है। ये जस्ट फॉर नॉलेज था, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। एग्जाम पर्पस के लिए सेक्शन 62 और सेक्शन 63 बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको हम बता दिए। ओके, ठीक है, चलिए।